इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट मैच में ना डे एंड हो चुका है, जिसे कहते हैं तीसरे दिन का। प्ले का तो खैर दूसरा ही दिन था, लेकिन इस डे एंड के ऊपर ना मैं ये सोच रहा हूँ, या मेरा ये एनालिसिस है, लोगों को हर्ट कर रहा होगा टीम इंडिया का 46 रन्स का इनिशियल टोटल पहली इनिंग वाला। नहीं, मेरे लिए जो ज़्यादा पॉइंट ऑफ कंसर्न बना है वो बना है 8वीं विकेट का न्यूजीलैंड के लिए टिम साउदी और रचिन रविंद्रा का 137 रन्स का स्टैंड, जो कि डेफिनेटली एक रिकॉर्ड भी है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट क्रिकेट में। न्यूजीलैंड की तरफ से 8वीं विकेट की हाईएस्ट ये पार्टनरशिप है। अब इसमें ना ये जो पार्टनरशिप है ना 137 रन्स की, इसने इंडिया के लिए ज़्यादा काम ख़राब किया है। चलो आप 47 पर आउट हो गए, ठीक है, वो सारा कुछ अपनी जगह के ऊपर, लेकिन अब जब तीसरा दिन खत्म हो गया तो आप क्या देखते हैं कि इंडिया अभी भी 125 रन पीछे है। उससे पहले इंडिया को मेजर पार्टनरशिप्स नहीं लगने दे रहा था, कॉन्टिन्यूसली इंडिया विकेट्स ले रहा था। मिसाल के तौर के ऊपर अब आप देखें ना, डैरल मिचेल को जैसे ही आउट किया है आज सुबह, उसके बाद फिर ब्लंडल को भी जल्दी 11 रन की पार्टनरशिप लगा सका, फिलिप्स 19 रन की, हेनरी 10 रन की। इंडिया कॉन्टिन्यूसली विकेट्स ले रहा था, अनलेस और आकर जिसे कहते हैं ना वो धक्का लग गया टिम साउदी जब आया है। और टिम साउदी यार बहुत ही जिसे कहते हैं आसानी के साथ इंडियन बॉलर्स को खेल रहा था। वो मेरे लिए ज़्यादा हैरानकुन बात थी। 4-5 छक्के मार गया वो यार, और उसने निकल के छक्के मारे हैं, उसने पुल पे छक्के मारे हैं। तो अब अगर वो 137 का स्टैंड ना होता तो ये 125 रन गायब थे बीच में से। अब 125 रन गायब होने का मतलब ये है कि टीम इंडिया के पास, वो जीरो से भी अगर स्टार्ट कर रहे होते ना सेकंड इनिंग में, तो उनके पास 2 पूरे दिन होते। एक अगर पूरा दिन वो लगा लेते बैटिंग करने में, ठीक है, 200, 250, 300 कुछ इस तरह का टारगेट वो दे देते, तो 5वें दिन जब वो न्यूजीलैंड को बैटिंग कराते तो इंडिया के लिए चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा आसान होती। आप समझ रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा ब्लंडर हो गया ना 46 का, बार बार तो नहीं होगा। और बार बार टीम इंडिया इस तरह का पुअर जिसे कहते हैं फील्डिंग परफॉर्मेंस भी नहीं देगा जो उन्होंने दी फर्स्ट इनिंग्स में। इन पर्टिकुलरली जैसे मैंने आपको बताया, कैचेस छूटे, स्टंपिंग्स छूटी एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो नहीं होगा। लेकिन बस वो 137 रन्स का स्टैंड जो है ना, उसने इंडिया का काम ख़राब कराया। क्योंकि इस टाइम इंडिया ने पहली इनिंग्स में 46 किए, तो उसके जवाब में 402 रन्स किए हैं न्यूजीलैंड ने। 402 बहुत रन्स होते हैं यार, बहुत ज़्यादा। उसमें से आप 46 निकालें तो आप किधर खड़े हैं, 350, 360 प्लस, ठीक है, फॉर दैट मैटर कितने 12, 360-70 रन की तो लीड मोटी मोटी बनती है ना, तो ये बहुत लीड होती है यार, बहुत ज़्यादा। बेशक किसी, अब आपने तो फिर न्यूजीलैंड की टीम को दे दिया, ये तो किसी जिसे कहते हैं मीडियोकर टीम के पास इतनी लीड हो तो वो नहीं छोड़ती। तो अब उसमें जो लीड है उसमें एक तो रोल प्ले किया है, वो मेजरली ना वो 2 रोल है। क्योंकि ठीक है, कॉन्वे के 91 थे, लेकिन टीम इंडिया उसको आउट करने के बाद मैच में वापस आया। ये जो रचिन के 134 है ना, ये हर्ट कर रहे हैं टीम इंडिया को। और नीचे सऊदी के 65-73 बॉल्स के ऊपर 5 चौके 4 छक्के 89 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग करके गया है। इसके अलावा ठीक है, यंग आउट था, कॉन्वे हो चुका था, लेथम हो चुका था। अब आप देखें ना, डैरल मिचेल 18 रन्स किए हैं, ब्लंडल 5 रन्स किए हैं, फिलिप्स ने 14 रन्स किए हैं, हेनरी ने 8 रन्स किए हैं। ये हेनरी तक तो गेम पकड़ ली थी टीम इंडिया ने, क्योंकि हेनरी आउट हुआ है सर 233 के ऊपर, ठीक है, 233 के ऊपर हेनरी आउट हुआ है। 250 तक भी अगर ये निपटा देती टीम इंडिया, तो 250 का मतलब ये है कि आप वही ना 150 स्कोर आपका इसमें से माइनस था। 150 स्कोर आप इसमें से माइनस करें तो इस हिसाब से टीम इंडिया की अभी 50 रन की लीड होती। आप बात को समझ रहे हैं? तो ये जो मुझे ना 46 से ज़्यादा ये 137 रन की जो पार्टनरशिप है ना, इसने इंडिया का इस टेस्ट मैच में ज़्यादा बेड़ा गर्क किया है। और द वे सऊदी प्लेड यार, अनबिलीवेबल था यार। वो अश्विन को निकल कर स्ट्रेट के छक्के मार रहा है, वो सिराज को पुल के छक्के मार रहा है, कुलदीप को वो स्वीप के ऊपर चौके मार रहा है। चलो, जो उसने हिटिंग की है ना रचिन ने, वो फिर भी जस्टिफाइड है, वो जस्टिफाइबल है, उसकी समझ आती है, वो बैटर है, उसको गेंदें मिली, उसने टिका के मारी। वो सऊदी तो बॉलर है यार,
और ये मेरा ख्याल है सऊदी के चंद एक जिसे कहते हैं टेस्ट क्रिकेट में बेहतरीन इनिंग्स में से एक होगी। मैंने आपको बताया ना कि टेस्ट क्रिकेट में सऊदी का जिसे कहते हैं यार लो मैं क्या कहने लगा था, ये 8वीं विकेट की पार्टनरशिप जो है ये तो रिकॉर्ड हो ही गई है। ऊपर से सऊदी जनाब वो 382 उसकी टेस्ट विकेट्स भी हैं। तो ओवरऑल अभी टीम इंडिया मैच से बाहर नहीं हुई, ठीक है, अभी भी बाहर नहीं हुई ना। 231 इंडिया ने किया है अपनी सेकंड इनिंग्स में, उनके 3 खिलाड़ी आउट हैं। इस दफ़ा इंडियन टीम की तरफ से अच्छी बैटिंग हुई है, ठीक है। रोहित शर्मा की स्टेटमेंट यह है कि उससे बेंगलुरु टेस्ट की ये जो विकेट है ना, पिच है, ये सही रीड नहीं हो सकी। क्रेडिट है भाई, अगले ने एक्सेप्ट किया कि यार मेरे से मतलब गलती हो गई, मुझसे सही प्रॉपर रीड नहीं हुई। जसवाल ने 35 रन किए हैं सेकंड इनिंग्स में, अच्छा खेल रहा था लेकिन बस वो एक रैश शॉट मार गया, निकल कर मारने की ज़रूरत थी नहीं उस टाइम पे। कोई ऐसा कोई इतना कोई शॉकिंग किस्म का या इतना कोई आपको एक्सेसिव किस्म का रन रेट तो चाहिए नहीं था जिसकी बेस के ऊपर जसवाल निकल कर मारा। और इस विकेट के ऊपर ना थोड़ा बॉल चूँकि ऊपर नीचे तो रह रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्का फुल्का तो मिस होने का चांस होता है। तो वो जैसे ही उसने मिस किया तो ब्लंडल ने टाइम ही नहीं लगाया उसकी स्टंप्स को उखाड़ने में, वो 35 के ऊपर गया। रोहित शर्मा बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे थे, 52 रन किए 63 बॉल्स के ऊपर, 8 चौके 1 छक्का। रोहित की बैड लक है भाई इस टेस्ट मैच में। रोहित पहली इनिंग्स में नहीं चला, रोहित की टीम पहली इनिंग्स में 46 रन पर आउट हो गई। रोहित से कैचेस छूटे इस टेस्ट मैच में, और अब रोहित इतनी ज़बरदस्त 50 करने के बाद अपना पटेल की गेंद के ऊपर फुल डिफेंसिव शॉट खेलता है, मिडल ऑफ द बैट उसके बॉल लगता है, मिडल ऑफ द बैट बॉल टिप खाता है, बॉल थोड़ा सा अंदर उसकी बॉडी की तरफ आता है, उसकी बॉडी के ऊपर बॉल चढ़ के फिर ज़मीन पर टिपा खाता है और उसकी विकेट्स में घुस जाता है। यार इतना कॉमिकल किस्म का ना, ऐसा कॉमिकल और स्लो मोशन के अंदर रोहित शर्मा ना जिसे कहते हैं बोल्ड हुआ है या प्लेड ऑन हुआ है कि बंदा ना अपना दिमाग पकड़ लेता है कि यार ये हुआ क्या है अभी। इनफैक्ट रोहित शर्मा को भी शायद टाइम लग गया होगा ये सारा समझने में कि यार आपने एक मिडल ऑफ द बैट बॉल को डिफेंड किया, पक्का ठक्का मिडल, कोई ऐसा एज नहीं, कोई कुछ नहीं, मिडल ऑफ द बॉल गेंद लगती है, पहला टिप्पा खाती है तो बॉडी पे चढ़ती है, दूसरा बॉडी से उतर कर टिप्पा खाती है तो विकेट्स में घुस जाती है। यार कोई अंदाज़ा करो। अब इसके ऊपर आप यही कह सकते हैं ना कि भैया किस्मत नहीं थी, और इसके अलावा कोई जस्टिफिकेशन बन ही नहीं सकती। रोहित वॉज प्लेइंग ब्रिलियंटली ऑफ द पैड्स, बड़ी ज़बरदस्त फ्लिक शॉट्स खेले हैं, कट शॉट्स रोहित ने बड़े ज़बरदस्त खेले, रोहित का पुल इट वॉज एक्सेप्शनल। रोहित बड़ा फिट जा रहा था यार, जा तो ये जसवाल भी बड़ा ठीक रहा था, इसने तो चलो जसवाल ने चवल मारी, रोहित के साथ बैड लक हो गई। अच्छा उसके बाद फिर सरफराज और विराट बैटिंग करने आए हैं, उनके फिर 130+ रन की पार्टनरशिप, और इट वॉज ज़बरदस्त दोनों खेले हैं, विराट भी और प्लस सरफराज भी। विराट ने की है 70 102 बॉल्स के ऊपर, 8 चौके 1 छक्का। सरफराज है 70 के ऊपर नॉट आउट, 78 बॉल्स 7 चौके 3 छक्का। उसने तो टिपिकल अपनी वो टाइप की नहीं खेली। यार आप किस्मत चेक करें कि राइट एट दी एंड जब तकरीबन दिन ख़त्म होने वाला है, विराट कोहली कॉट बिहाइंड हो गए फिलिप्स की गेंद के ऊपर, और कोई ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग गेंद भी नहीं था, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद था। विराट कोहली ने डिफेंड करने की कोशिश की, बाहर वाला हल्का सा किनारा लगा, वो अगले ने कैच पकड़ लिया। ओ मैंने कहा भाई साहब ये अब इसको ना आप क्या कहेंगे, इसको आप कहते हैं कि यार ये क्या किस्मत है भाई, नल्ली किस्मत है टाइप की। यार रोहित और विराट की जो 2 विकेटें हैं ना, वो ये बता रही हैं कि इनकी ना किस्मत भी बहुत अच्छा खेल रही है न्यूजीलैंड वालों की। वो खुद तो अच्छा खेल ही रहे हैं नो डाउट, सर उनकी किस्मत भी उनका साथ दे रही है। राइट एट दी स्ट्रोक ऑफ डे एंड यार राइट, मतलब उसके विराट आउट हुआ है, बाहर निकल आए हैं सारे भाई, नाइट वॉचमैन शॉचमैन वाला कोई चक्कर ही नहीं था। लास्ट ही ओवर था शायद, आखिरी कुछ चल रहा था मामला, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें। और अब विराट ठीक ठाक बैटिंग कर रहा था, 70 के ऊपर फुली सेटल्ड नज़र आ रहा था। छक्का बड़ा ज़बरदस्त मारा, निकल कर उसको पटेल को विद द स्पिन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, उसको विद द स्पिन छक्का मारना आसान नहीं है, इसने बड़ा ज़बरदस्त मारा लेकिन आउट हो गया। सरफराज ऑन दी अदर हैंड, उसने जनाब 2 छक्के उसने मारे लेग साइड के ऊपर ज़बरदस्त किस्म के, एक उसने अपर कट खेल के मारा वो ज़बरदस्त, 8-7 वो चौके मार चुका है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा है।
तो मैं आपको 2 विकेटें पटेल ने लिए न्यूजीलैंड की तरफ से, 1 विकेट जो है वो फिलिप्स ले गया। अब ओवरऑल मैं अगर आपके सामने सिनेरियो बिल्ड करूँ ना, इंडिया 125 रन पीछे है, वो लीड। अब इंडिया को ना आगे चाहिए पार्टनरशिप्स, इंडिया को आगे पार्टनरशिप चाहिए, इंडिया को पार्टनरशिप चाहिए सरफराज ऋषभ की, फिर केएल राहुल की पार्टनरशिप हो जाए, जडेजा अश्विन, कुलदीप भी फॉर दैट मैटर, वो बैटिंग बूटिंग तो कर ही लेता है, लिचर्ड तो वो भी बहुत है, चलो कुलदीप से अश्विन तक रहते हैं, अश्विन तो अच्छे खासे बैट्समैन है। इन सब की ना टीम इंडिया को ठीक ठाक पार्टनरशिप्स चाहिए। ये जो पार्टनरशिप्स है ना, या एटलीस्ट आप यूँ करो ना कि अगर आपकी इंडिया की टीम को ना एक ऐसी पार्टनरशिप मिल जाती है अगली जो 100 प्लस की है, तो इंडिया की ये जो भी 125 रन का वो डेफिसिट है वो तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक 100 रन की पार्टनरशिप, 2, 3, 50-50 की अगर पार्टनरशिप इस तरह मिल मिला के, तो टीम इंडिया अगर 200-250 का टारगेट देता है, तो जिस तरह की इंडियन टीम की बॉलिंग लाइनअप है, जिस तरह की उनकी बॉलिंग लाइनअप अपनी पिचेस के ऊपर बॉलिंग करती है, ये एक डिसेंट किस्म का टोटल है जो कि टीम इंडिया डिलीवर कर सकती है। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करता है कल का डेज प्ले टीम इंडिया कैसे खेलती है। आज तो वो दे बैटेड रियली वेल, जो साफ सी बात है टीम इंडिया ने आज वाकई अच्छी बैटिंग की है सेकंड इनिंग्स में, लेकिन अब इसको मज़ीद अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। आपने पहले डेफिसिट उतारना है, फिर उसके बाद अपनी लीड चढ़ानी है, और आपकी लीड जो है वो टारगेट बनेगी न्यूजीलैंड के लिए। सो लेट्स सी टीम इंडिया का क्या बनता है। तो 46 के गम से निकल आए, 46 इज़ डन एंड डस्टेड। 137 अब इंडिया को तंग कर रहा है, और मुझे पता है आप में से ज़्यादातर 46 को भूल गए होंगे। अब आपको यही होगा भैंस की यहाँ की ये 137 जो हैं, असल तो ये घुसी हैं हमारे अंदर। क्रिकेट। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।